9 अगस्त 2009 रात के करीब 2 बजे कराची के जिना टाउन इलाके में एक सेफ हाउस, अंधेरा, सन्नाटा और अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंजती है। सिंध पुलिस के एसएसपी चौधरी असलम खान की एलिट टीम ने एक घर को घेर लिया था। अंदर छुपा था एक शख्स, असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच, लेकिन पूरा पाकिस्तान उसे एक ही नाम से जानता था, रहमान डकैत। 29 साल का रहमान डकैत 80 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, ड्रग स्मगलिंग और भी बहुत कुछ। पुलिस ने घेराबंदी की, गोलीबारी शुरू हुई, लगभग 1 घंटे तक चली और फिर सन्नाटा। जब पुलिस ने घर में एंट्री की तो रहमान डकैत और उसके 3 साथी खून के तालाब में पड़े थे, मर चुके थे। लियारी के इतिहास का सबसे खूंखार गैंगस्टर, जिसने सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुलाया था, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पूरे लियारी पर राज किया था, आज खत्म हो गया था। लेकिन सवाल यह है कि इतनी कम उम्र में वो इतना खूंखार कैसे बन गया था। आइए जानते हैं उस शख्स की पूरी कहानी। वो कौन था, कहां से आया, कैसे बना पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में से एक, और क्यों आज भी लहरी में लोग उसका नाम लेने से डरते हैं। कहानी शुरू करने से पहले जरूरी है कि हम लियारी को समझें। लियारी कराची शहर के सबसे पुराने इलाकों में से एक है। 1960 के दशक तक ये एक खुशहाल इलाका था। यहाँ के लोग फुटबॉलर्स, बॉक्सर्स और मेहनतकश मजदूर थे। लोग इसे प्यार से कराची की माँ कहते थे। लेकिन 1970 का दशक आते आते सब बदल गया। कराची की आबादी तेजी से बढ़ी, रेफ्यूजीज आए, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, ईरान से। लियारी ओवर क्राउडेड हो गया। तंग गलियां, पानी की किल्लत, बिजली नहीं, जॉब्स नहीं, एजुकेशन नहीं। और जब लोगों के पास कुछ नहीं होता तो वो क्राइम की तरफ मुड़ते हैं। 1960 के दशक में लियारी में 2 भाई रहते थे, शेर मोहम्मद और दाद मोहम्मद। दोनों सिनेमा हॉल में अशर का काम करते थे, फिल्में देखते, गांजा फूकते और बेफिक्री में जीते। धीरे धीरे उन्होंने ड्रग पेडलिंग शुरू कर दी। शुरुआत में छोटा बिजनेस था, लेकिन जैसे जैसे लियारी गरीब और डेस्परेट होता गया, ड्रग बिजनेस बढ़ता गया। दाद मोहम्मद एक छोटा मोटा गैंगस्टर बन गया। उसकी शोहरत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका एक बेटा था, नाम था सरदार अब्दुल रहमान। वो बेटा जो आगे चलकर रहमान डकैत बनने वाला था। रहमान का जन्म 1979 या 80 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट कोई नहीं जानता। उसके पिता एक छोटे से क्रिमिनल थे, मां का नाम था खदीजा बीबी। घर का माहौल कैसा था? क्रिमिनल, हिंसक, डरावना। बाप छोटे मोटे क्राइम्स में इन्वॉल्व था। घर में पैसे की तंगी, झगड़े, मारपीट सब चलता था। रहमान इन सब के बीच बड़ा हुआ। 13 साल की उम्र में उसने पहली बार किसी को चाकू मारा, किसी गैंग की झड़प में, किसी छोटे मोटे झगड़े में। और उस दिन रहमान को अहम बात पता चली, उसे किसी का खून बहाने में कोई दिक्कत नहीं थी। 1990 के दशक के मिड तक रहमान एक लोकल गैंग का हिस्सा बन गया। छोटे मोटे क्राइम्स करता, एक्सटॉर्शन, ड्रग पेडलिंग, छोटी मोटी चोरी वगैरह वगैरह। लेकिन फिर 1995 में एक ऐसा क्राइम हुआ जिसने रहमान को एक लेजेंड बना दिया, एक डार्क लेजेंड। रहमान ने अपनी मां खदीजा बीवी को गोली मार दी। खदीजा बीवी का मर्डर लियारी के इतिहास में सबसे शॉकिंग क्राइम्स में से एक है। रहमान उस वक्त तक बालिग नहीं हुआ था। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक खदीजा को उसी के घर में मार दिया गया। रहमान ने खुद गोली चलाई, लेकिन क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि खदीजा का अफेयर किसी राइवल गैंग मेंबर के साथ चल रहा था। रहमान को शक हुआ कि उसकी मां उसके पिता को धोखा दे रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खदीजा ने रहमान को क्रिमिनल लाइफ छोड़ने के लिए कहा था और रहमान ने उसे सजा दी। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन जो पक्का है वो ये कि रहमान ने कभी कोई अफसोस नहीं जताया, कभी माफी नहीं मांगी। पुलिस ने केस फाइल किया, लेकिन रहमान को कभी सजा नहीं मिली। इस मर्डर के बाद रहमान का रेपुटेशन बदल गया। लोग कहने लगे, ये आदमी अपनी मां को मार सकता है तो किसी और को मारने में क्यों सोचेगा, और यूं रहमान डकैत का खौफ फैलने लगा। 1990 के दशक के आखिरी सालों में लियारी में 3 बड़े गैंग्स थे। हाजी लाल मोहम्मद उर्फ हाजी लालू का गैंग, इकबाल बाबू डकैत का गैंग और काला नाग उर्फ अल्लाह बख्श का गैंग। इनमें सबसे पावरफुल था हाजी लालू। वो लियारी का डॉन था। ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग सब कुछ उसके कंट्रोल में था। रहमान हाजी लालू के गैंग में शामिल हो गया। लालू ने रहमान की बेरहमी देखी और उसे अपने क्लोज सर्कल में रखा। लेकिन रहमान महत्वाकांक्षी था। वो सिर्फ एक गैंग मेंबर नहीं बनना चाहता था, वो लीडर बनना चाहता था। 2001 में हाजी लालू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लंबी सजा हुई, वो जेल चला गया और अब लियारी में पावर वैक्यूम पैदा हो गया। लालू के गैंग को कौन कंट्रोल करेगा? रहमान ने मौका देखा और लालू के गैंग पर खुद का दावा
पछतावा ठोक दिया। लेकिन रहमान अकेला नहीं था जो पावर चाहता था। हाजी लालू का एक और लेफ्टिनेंट था, अरशद पप्पू, लालू का बेटा। अरशद भी अपना गैंग बनाना चाहता था। आखिर वो लालू का बेटा जो था, लीगेसी उसे भी चाहिए थी, लेकिन रहमान नहीं माना। 2003 में लैरी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। टीम रहमान डकैत को नॉर्दर्न लैरी का इलाका मिला और टीम अरशद पप्पू को दक्षिणी लैरी का, और शुरू हुआ एक दशक भर लंबा गैंग वॉर जो सैकड़ों लोगों की जानें ले गया। अरशद पप्पू ने एक बड़ा कांड किया। उसने फैज मोहम्मद को किडनैप करवाया। फैज एक लोकल ट्रांसपोर्टर था, अमीर आदमी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैज रहमान डकैत का दूर का रिश्तेदार था। 2003 से 2009 तक लैरी एक वॉर जोन बन गया। रहमान डकैत और अरशद पप्पू के बीच दिन दहाड़े लड़ाई चलती। ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स, ऑटोमेटिक वेपन्स। लैरी के लोग अपने घरों में छुपे रहते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, दुकानें बंद रहती। साथ ही साथ रहमान का एम्पायर भी बढ़ता गया। उसके बिजनेस वेंचर, कुछ बड़े धंधे थे, वो ये थे: अफगानिस्तान से हेरोइन लाकर कराची में बेचना, ईरान से डीजल स्मगल करके बेचना, अफगानिस्तान से हथियारों की स्मगलिंग करना, तरियक नाम की एक लोकल अफीम का धंधा करना, दुकानदारों और व्यापारियों से फिरौती वसूलना, अमीर लोगों की किडनैपिंग करना, वगैरह वगैरह। पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1993 से लेकर 2009 तक रहमान के खिलाफ 200 से ज्यादा एफआईआर फाइल हुई। 80 से ज्यादा क्रिमिनल केस थे उस पर, लेकिन कभी कोई सजा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि रहमान के पास पॉलिटिकल प्रोटेक्शन था। लैरी हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी का गढ़ रहा है। पीपीपी के फाउंडर जुल्फिकार अली भुट्टो लैरी में बेहद पॉपुलर थे। उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो का भी यहाँ बहुत जलवा था। पीपीपी को लैरी के वोट्स चाहिए थे और लैरी के वोट्स कंट्रोल करने के लिए गैंग्स को कंट्रोल करना जरूरी था। पीपीपी ने रहमान डकैत से एक डील की। रहमान लैरी में पीपीपी के वोट्स जुटाएगा, इलेक्शंस में मसल पावर प्रोवाइड करेगा, राइवल पार्टीज को एक्सेस नहीं देगा। बदले में पीपीपी रहमान को प्रोटेक्शन देगी, पुलिस से बचाएगी, क्राइम करने की खुली छूट देगी। 2008 में रहमान को ऑफिशियली लेजिटिमाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, पीपल्स अमन कमेटी यानी पीएसी। सरफेस पर ये एक पीस कमेटी थी जो लैरी में शांति बनाए रखने का काम करती, गैंग वायलेंस रोकती, लेकिन हकीकत में ये रहमान का गैंग ही था। पॉलिटिकल कवर के साथ रहमान पीएसी का चेयरमैन बना और अब वो ऑफिशियली एक सोशल वर्कर था, ऑफिशियली पीस मेंटेन कर रहा था, लेकिन हकीकत में उसका खौफ और भी बढ़ गया था। रहमान ने अपनी छवि सुधारने का उपक्रम भी किया। उसने अपनी रॉबिन हुड जैसी इमेज बनानी चाहिए। इसके लिए उसने कुछ काम किए, जैसे लैरी में छोटे मोटे क्राइम्स रोक दिए, मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, ऐसे है। इन सब पर पाबंदी लगी। क्यों? क्योंकि ये क्राइम्स कॉमन लोगों को परेशान करते थे और रहमान चाहता था कि लोग उसे हीरो माने। इसके अलावा जनता के मसले हल करने के लिए ऑफिसेस खोल दिए जहां लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ सकते थे, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। रहमान इंसाफ करता था। रहमान ने कुछ स्कूल स्पॉन्सर किए, कुछ क्लिनिक्स खोले, गरीबों को पैसे भी बांटे, धार्मिक काम भी किए, जैसे मुहर्रम के जलसे ऑर्गेनाइज करना, ईद पर गरीबों में बकरे बांटना, वगैरह वगैरह। लोग उससे इंप्रेस्ड होते, सोचते रहमान डकैत बुरा आदमी नहीं है, वो तो हमारा भला चाहता है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जो उसका विरोध करता उसे मार दिया जाता, जो प्रोटेक्शन मनी नहीं देता उसे किडनैप कर लिया जाता, जो उसके बिजनेस में दखल देता उसकी लाश मिलती। रहमान एक मास्टर मैनिपुलेटर था। उसने अपनी काली करतूतों को पीस कीपिंग के कवर के पीछे छुपा दिया था और पीपीपी के प्रोटेक्शन की वजह से पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन एक आदमी था जो रहमान से नहीं डरता था, एसएसपी चौधरी असलम खान। चौधरी असलम सिंध पुलिस का एक लेजेंडरी पुलिस अफसर था जिसे दर्जनों एनकाउंटर्स के लिए जाना जाता था। गैंगस्टर्स से उसकी खास दुश्मनी थी। असलम की रहमान पर नजर थी। वो जानता था कि पीएसी एक मुखौटा है, असल में ये एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से असलम भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर 2009 में सिचुएशन बदली। रहमान बहुत पावरफुल हो गया था। वो अब खुलकर पॉलिटिशियंस को धमकाने लगा था। पीपीपी को लगा रहमान कंट्रोल से बाहर जा रहा है, लाइबिलिटी बन गया है, और यूं असलम को ग्रीन सिग्नल मिल गया। रहमान डकैत को एलिमिनेट करने का ऑपरेशन शुरू हुआ। असलम की इंटेलिजेंस टीम ने महीनों तक रहमान को ट्रैक किया, उसकी मूवमेंट्स, उसके हाइडआउट्स, उसके नेटवर्क,
अगस्त 2009 में खबर मिली कि रहमान जिना टाउन में एक सेफ हाउस में छुपा हुआ है। 9 अगस्त की रात असलम ने अपनी एलिट टीम के साथ रेड की। रहमान और उसके 3 साथी अब्दुल रहमान, गुलाम रसूल और एक और तीसरा सेफ हाउस में थे। पुलिस ने सबको घेर लिया, सरेंडर करने को कहा। जवाब में रहमान ने गोलियों की बारिश कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। लगभग 1 घंटे तक एनकाउंटर चला और फिर खामोशी छा गई। काफी वक्त के बाद जब पुलिस ने घर में एंट्री की तो चारों लोग मर चुके थे। रहमान डकैत, लियारी का सबसे खूंखार गैंगस्टर, खत्म हो चुका था। रहमान की मौत के बाद कुछ लोगों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट किया। उन्होंने रहमान को हीरो बताया, शहीद बताया, लेकिन असलियत यही थी कि रहमान सैकड़ों लोगों का हत्यारा था। उसने लियारी को जहन्नुम बना दिया था। रहमान के बाद उजैर बलोच नया गैंग लीडर बन गया, पीपल्स अमन कमेटी का चीफ बन गया और लियारी गैंग वॉर और भी ब्रूटल हो गया। 2013 में उजैर के लोगों ने अरशद पप्पू और उसके भाई यासिर अराफत को किडनैप किया, भरपूर टॉर्चर किया और आखिर में मार दिया। फिर उनके कटे हुए सिरों से फुटबॉल खेला। हाँ, आपने सही सुना, उनके कटे हुए सिरों से फुटबॉल खेला गया, एक शहर के बीचों बीच, और उनका शरीर जलाकर राख नाले में बहा दी गई। 2000 से 2018 तक लियारी गैंग वॉर में लगभग 2000 लोग मारे गए। 2013 में पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया, सभी गैंग मेंबर्स की धरपकड़ का। उजैर विदेश भाग गया, उसे 2015 में दुबई में गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान वापस लाया गया, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ, 12 साल की सजा हुई। आज 2025 में लियारी रिलेटिवली पीसफुल है, गैंग वॉर खत्म है, उजैर जेल में है, अरशद पप्पू मर चुका है, रहमान डकैत की याद धुंधली पड़ती जा रही है। लेकिन लियारी के बुजुर्ग आज भी कहते हैं रहमान डकैत जैसा कोई नहीं था, वो सबसे खूंखार था, सबसे डरावना था। रहमान डकैत की 3 पत्नियां थी और कई बच्चे। उसका एक बेटा था सरबन। सरबन भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चला, ड्रग पेडलिंग शुरू की, किडनैपिंग, मर्डर सब किया। 2024 में सरबन को एक पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। लोगों ने कहा जैसा बाप वैसा बेटा। रहमान डकैत की कहानी एक सबक है कि अपराध एक कागज की नाव है, ये ज्यादा देर तक, ज्यादा दूर तक नहीं चलती। अब इस रहमान डकैत का किरदार अक्षय खन्ना निभा रहे हैं आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में। ट्रेलर में तो वो काफी खूंखार नजर आए थे। फिल्म में असली रहमान डकैत की जिंदगी से कितना मटेरियल लिया गया है ये तो खैर फिल्म आने पर ही पता चलेगा। आपको अगर और भी किसी रियल लाइफ फिगर के बारे में जानने की उत्सुकता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।